आज के इस वीडियो में हम जो कृषि के 50 टॉप प्रश्न हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, बरसीम एक चारे वाली फसल है जिसकी बुआई की जाती है। बरसीम जो है लेगुमिनेसी कुल की फसल है, दलहनी कुल में आती है और चारे के लिए बोई जाती है और इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। तो विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। अगले बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन सा मृदा जल पौधों के लिए सबसे अधिक लाभकारी होता है? केशिका जल, गुरुत्वीय जल, संयुक्त जल, आर्द्रताग्राही जल। पौधों के लिए सबसे उपयुक्त क्या उपलब्ध जल जो होता है वो केशिका जल कहलाता है। केशिका जल पहला विकल्प। उसके बाद है नाइट्रोजन का प्रचुर स्रोत। नाइट्रोजन का प्रचुर स्रोत जो होता है वो ड्राई ब्लड, पहला विकल्प सही है। सूखा रक्त, कच्ची हड्डी का चूरा जो फास्फोरस का स्रोत होता है, तो इसका विकल्प हो जाएगा पहला, सूखा रक्त। उसके बाद आता है, हे उन फसलों से बनाया जाता है जिनमें शर्करा की अधिक मात्रा हो, प्रोटीन की अधिक मात्रा हो, वसा की अधिक मात्रा हो, फाइबर की अधिक मात्रा हो। हे जो होता है वो हाई प्रोटीन वाली फसलों में, विशेष तौर से जो दलहनी वाली फसलें होती हैं उनसे बनाई जाती है। तो इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा प्रोटीन वाली। और जो शर्करा वाली फसलें होती हैं उनसे हम साइलेज का निर्माण करते हैं। साइलेज के निर्माण के लिए हमें शर्करा वाली फसलें ज़रूरत होती है। क्रोमोसोम में आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्रोमोसोम होते हैं जो हमारे शरीर में, उनमें आनुवांशिक पदार्थ होता है, उसे डीएनए कहते हैं। कौन सा होता है? डीएनए। डीएनए होता है। उसके बाद है हमारा निम्न में से किसमें क्लोनल सेलेक्शन एक सामान्य प्रथा है? क्लोनल सेलेक्शन जो होता है, क्लोन बना के जिसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया जाता है, तो उसमें हमारा है केला। केला में क्लोनल सेलेक्शन आम बात है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बाग में पौधे लगाने की किस विधि से किसान अमरूद के अधिक से अधिक पौधे लगा सकता है? इसमें सबसे ज़्यादा अगर सब विधियों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा फिलर सिस्टम जो होता है उसमें की जाती है, लेकिन इन जो विकल्पों में दे रखे हैं उसमें षटभुजाकार जो विधि है, षटभुजाकार, इसमें सबसे ज़्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं। वर्गाकार से इसमें 15% पौधे अधिक लगते हैं। अगर वर्गाकार में 100 पौधे लगेंगे तो षटभुजाकार में 115 पौधे लगेंगे। और जो फिलर सिस्टम होता है उसमें वर्गाकार से 81% अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। और इसमें जो षटभुजाकार है इसमें 15%, जो वर्गाकार से 15% अधिक पौधे लगते हैं। और ये जो 81% होता है उसे फिलर सिस्टम बोलते हैं, उसमें 81% अधिक पौधे लग जाते हैं। विजय, अमर, सोना और किसान कंपोजिट प्रजातियां हैं। विजय, अमर, सोना, किसान कंपोजिट प्रजातियां हैं ये गेहूँ की, मक्का की, धान की, ज्वार की। ये प्रजातियां हैं कंपोजिट मक्का की। अगले बढ़ते हैं। सरसों की प्रति हेक्टेयर बीज दर। सरसों की प्रति हेक्टेयर बीज दर 1 से 2 किलोग्राम, 5 से 6 किलोग्राम, 3 से 4 किलोग्राम, 7 से 8 किलोग्राम। सरसों की बीज दर होती है 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। खड़ी फसल में काटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल के बोने को कहते हैं। अगर खड़ी फसल है वो उसे कटने से पहले अगर हम दूसरी फसल बो देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग या बहुफसली खेती। मिश्रित क्रॉपिंग जो होती है जिसमें 1, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ मिलाकर बोया जाता है बिना रो अरेंजमेंट के। और इंटर क्रॉपिंग वो होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक फसलों को रो अरेंजमेंट के साथ एक निश्चित रेशियो के साथ बोया जाता है, तो वो इंटर क्रॉपिंग कहलाती है। और रिले क्रॉपिंग जो है वो अगर पहली फसल कटने से पहले ही दूसरी फसल बो जाती तो उसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे कि रिले दौड़ से इसका नाम रखा गया। रिले दौड़ जो होती है उसी से इसका नाम रखा गया। बरसीम के बीजों का उपचार किया जाता है अजोला कल्चर द्वारा, अजोला राइजोबियम कल्चर द्वारा, जेटोबैक्टर द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सब जो बरसीम कल्चर का उपचार बरसीम का उपचार, जो बीज का उपचार किया जाता है वो राइजोबियम कल्चर से किया जाता है। एजेटोबैक्टर जो होता है वो हमारे ग्रेमनी कुल के पौधों के लिए होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और ये एजोला जो कल्चर होता है, एजोला धान में लगता है, ये एक फर्न होता है एजोला।
एजोला क्या होता है? एक फर्न होता है जिसमें नॉस्टाक और एनाबीना इसकी कैविटी में, नॉस्टाक और एनाबीना दो ब्लू ग्रीन एल्गी जो नील हरे शैवाल होती हैं वो इसकी कैविटी में रहती हैं और वही नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसमें पार्थेनोकार्पी पाई जाती है? पार्थेनोकार्पी क्या होती है? फ्रूट जो एम्ब्रियो है या फ्रूट है उसका डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो होता है फल का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी। और ये केले में बहुत ही, केले में विकल्प नंबर 4, केले में ही इसका विकल्प नंबर 4 हुआ, केले में पाई जाती है। दियारा भूमि क्या है? समुद्र किनारे भरी जमीन, बालू के तूफान से निर्मित, नहर के दोनों तरफ का क्षेत्र, नदी के किसी भी किनारे पर स्थित क्षेत्र जो हर साल बाढ़ से भर जाता है। चौथा विकल्प सही है। दियारा जमीन उसे कहते हैं जो नदी किनारे बाढ़ से प्रभावित जमीन होती है। अगला, निम्न में से कौन सी एक दालीय सब्जी है? एक दालीय, एक दालीय का मतलब डाइकाटिलीडन्स जो है उसमें कौन है डाइकाटिलीडन्स? इसमें गाजर है, परवल है, मेथी है, अरबी है। घुइया जो है, अरबी जो है वो हमारी मोनोकाटिलीडन्स है इन तीनों में, बाकी तीनों डाइकाटिलीडन्स है। उसके बाद कार्बन पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य तत्व है, पौधे से प्राप्त करते हैं कहाँ से? कार्बन को पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? कार्बन को पौधे हवा से प्राप्त करते हैं। कार्बन को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन प्रमुख तत्व हैं जो हवा से प्राप्त किए जाते हैं। उसके बाद है मोथा का संबंध है ग्रेमनी कुल से। ग्रेमनी कुल में फ्लेरस माइनर, फ्लेरस माइनर जो आता है वो ग्रेमनी कुल में आता है। साइप्रस रोटंडस मोथा का वैज्ञानिक नाम है, वो साइप्रेसी कुल में आता है। मालवेसी कुल में हमारी मकोय आती है और लिलिएसी कुल में प्याजी व्याजी वगैरह जो घास होती है वो आती है। तो इसमें हो जाएगा हमारा साइप्रेसी, क्या हो जाएगा? साइप्रेसी कुल। साइप्रस रोटंडस इसका वैज्ञानिक नाम होता है मोथा का। एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड को, इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होगी? आंवला में। आंवला से ज़्यादा होती बारबाडोज चेरी में। अगर बारबाडोज चेरी विकल्प में होगा तो हम बारबाडोज चेरी लगाएंगे, आंवला नहीं लगाएंगे। आंवला दूसरे नंबर पे आता है क्योंकि इसमें बारबाडोज चेरी नहीं है, तो आंवला है सबसे ज़्यादा। बारबाडोज चेरी, फिर आंवला, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर अमरूद आता है विटामिन सी के प्रचुर स्रोत में। पोटास की अधिकतम मात्रा वाला पोटासिक उर्वरक है म्यूरेट ऑफ पोटाश, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम अमोनियम नाइट्रेट। म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है, म्यूरेट ऑफ पोटाश में 58 से 60% पाई जाती है पोटाश, और पोटेशियम नाइट्रेट में हमारी पाई जाती है लगभग 45%, और पोटेशियम क्लोराइड में 48 से 50%। पोटेशियम सल्फेट में 48 से 50, पोटेशियम नाइट्रेट में 45 और म्यूरेट ऑफ पोटाश में 58 से 60। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? म्यूरेट ऑफ पोटाश, विकल्प नंबर 1। नाइट्रोजन एक मुख्य पोषक तत्व है क्योंकि ये मृदा में अधिक उपलब्ध है। मुख्य पोषक तत्व उन्हें कहा जाते हैं जो पौधे बहुत अधिक मात्रा में पौधों को जिसकी ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं। तो इसमें हो जाएगा चौथा विकल्प, ये पौधों द्वारा अधिक मात्रा में लिया जाता है। कार्बन डेटिंग क्या है? प्रदूषण कम करने की विधि, कैलेंडर तैयार करने की विधि, कार्बन की संरचना बताने की विधि, या किसी प्राचीन वस्तु की उम्र पता करने की विधि। अभी आपने सुना होगा भी हाल ही में जो ज्ञान वापी में जो शिवलिंग मिला है तो उसको आदेश दिया गया कि इसकी कार्बन डेटिंग करके और इसकी डिटेल बताई जाए। तो ये एक उम्र पता करने की, प्राचीन वस्तु जो है उसकी उम्र पता करने की विधि है। G20 की बैठक किस शहर में नहीं हो रही है? G20 की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है और हम उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में इसकी बैठक होनी है। तो इसमें कौन कौन से हैं? लखनऊ, आगरा, वाराणसी, कानपुर। इसमें है कौन सा नहीं, कौन सा शहर जो है वो नहीं है? इसमें आगरा में हो रही है, वाराणसी में हो रही है, लखनऊ में हो रही है और गाजियाबाद यानी ग्रेटर नोएडा में हो रही है। तो कानपुर में नहीं हो रही है, तो इसका कानपुर हो जाएगा। जेसिंडा आर्डन किस देश की प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है? जेसिंडा आर्डन जो हैं वो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं, थी मतलब उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। तो ये हो जाएंगी न्यूजीलैंड की। कहाँ की हो जाएंगी? न्यूजीलैंड की। उसके बाद है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम बदलकर सन 2018 में सुभाष चंद्र बोस के नाम पर सुभाष द्वीप रख दिया गया था? इस द्वीप का नाम था रॉस द्वीप। क्या नाम था? क्या नाम था इसका? रॉस द्वीप। उसके बाद है 23 जनवरी सन 2023 को प्रधानमंत्री जी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रख दिया?
इसमें कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र के नाम पे रख दिया गया? इसकी संख्या है हमारी 21। उसके बाद आता है आईसीसी की 2000 साल की सर्वश्रेष्ठ टीम T20 टीम में शामिल भारतीय खिलाड़ी। इसमें भारतीय खिलाड़ी हैं विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और पृथ्वी शमी, तीनों को स्थान दिया गया है। इसका चौथा विकल्प सही है। हाल ही में किस राज्य ने 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की से शादी करने वाले व्यक्ति पर पॉक्सो एक्ट लगाने का निर्णय लिया है? तो ये राज्य है असम। असम ने ये निर्णय लिया है। उसके बाद है कृषि जलवायु क्षेत्र का कौन सा भाग नहीं है? कृषि जलवायु क्षेत्रों में हम बांटते हैं तो उसमें मृदा, तापमान, प्रजाति, स्थलाकृति। तो इसमें तीनों हैं, मृदा भी है, तापमान भी है, स्थलाकृति भी है, लेकिन प्रजाति इसमें नहीं है। उसके बाद आता है एसआरआई द्वारा धान की खेती के लिए संस्तुति बीज दर। इसके लिए जो बीज दर होती है वो सिर्फ 6 से 8 किलोग्राम की बीज दर आवश्यकता होती है एसआरआई पद्धति में, 6 से 8 किलोग्राम। उसके बाद रोपित होगा। रोपित धान में अधिकतम कल्ले निकलने की अवस्था जो होती है, अधिकतम कल्ले निकलने की अवस्था होती है 35 से 40 दिन बाद रोपित होगा जी, रोपित। उसके बाद है अलसी की कौन सी किस्म द्विउद्देशीय नहीं है? इसमें गौरव भी है, पार्वती भी है, शिखा भी है, गरिमा जो है वो द्विउद्देशीय नहीं है। फसल में बिरलन की संस्तुति, प्रश्न संख्या 32 है। सरसों की फसल में बिरलन की संस्तुति ये की जाती है 20 दिन बाद, बुआई के 20 दिन बाद। उससे बाद अगर हम करते हैं तो फसल की उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आता है मूंगफली के दाने में पाया जाता है 35% तेल, 40% प्रोटीन, 45% तेल, 25% प्रोटीन, 45% तेल, 30% प्रोटीन और 55% तेल, 15% प्रोटीन। तो इसका हो जाएगा हमारा दूसरा विकल्प जो है 45% तेल और 25% प्रोटीन, दूसरा विकल्प हो जाएगा इसका सही। 26% प्रोटीन इसमें पाई जाती है, तो ये 25 वाला ही सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है, निम्न में से किससे पतली खेती का लाभदायक प्रभाव? पतली नहीं होगा, इसमें हो जाएगा सहफसली। सहफसली खेती का लाभदायक प्रभाव उन फसलों पर आपस में पड़ता है। सहफसली, इसमें सिनर्जेटिक इफेक्ट इसको बोलते हैं, सिनर्जेटिक इफेक्ट, यानी दोनों फसलों को लाभ होता है। दोनों अगर उनको मिला करके बोएंगे तो दोनों फसलों के उत्पादन में वृद्धि होगी। अगर सिंगल बोते हैं कोई फसल को और उसकी अपेक्षा दोनों को अगर मिलाकर बोते हैं तो दोनों फसलों के अगर उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो उसे हम सिनर्जेटिक खेती कहते हैं। और इसमें सिनर्जेटिक खेती में हमारा इसमें हो जाएगा शरदकालीन गन्ना और आलू, पहला विकल्प सही हो जाएगा इसमें, शरदकालीन गन्ना प्लस आलू, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसको जाए रिले क्रॉपिंग के जन्मदाता, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, MC सक्सेना, डॉक्टर SS बैंस, डॉक्टर पंजाब सिंह। जो हमारी रिले क्रॉपिंग है उसके जन्मदाता जो हैं वो डॉक्टर SS बैंस हैं, डॉक्टर SS बैंस, विकल्प नंबर 3। निम्न में से किस राज्य में गन्ने की सबसे अधिक उत्पादकता है? अगर उत्पादकता की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, अगर उत्पादन भी आ जाए तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ होता है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद होता है बीज शोधन में प्रयुक्त रसायनों का क्रम। इसका क्रम है, सबसे अच्छा याद रखिए, FIR कराते हैं, FIR। F का मतलब फंजीसाइड, I इंसेक्टिसाइड, R से राइजोबियम। तो फंजीसाइड यानी कवकनाशी, इंसेक्टिसाइड जीवाणु कल्चर, पहला विकल्प सही हो जाएगा, FIR याद रखिएगा। उसके बाद है राई के खेत में खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, पेंडिमेथिलिन का छिड़काव 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से जुताई के समय हैं, फिर बुआई के 2 दिन बाद। तो ये आफ्टर बुआई किया जाता है इसका, तो ये प्री इमरजेंस होता है, यानी जमने से पहले से
खरपतवार को जमने से पहले किया जाएगा, तो इसका विकल्प हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। पेंडिमेथिलिन का प्रयोग 3.3 लीटर हेक्टेयर से बुआई के 2 दिन बाद किया जाएगा। उसके बाद क्या, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति की अगर खाली बात की जाए, हरित क्रांति की जनक की बात की जाए तो हरित क्रांति के जनक हैं एनी बोरलॉग। अगर भारत में हरित क्रांति पूछा जाता है तो एमएस स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एनी बोरलॉग, भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन। मंगला राय हमारे डीजी रह चुके हैं वो। ओरोबंकी खरपतवार है पूर्ण जड़ परजीवी, तना परजीवी पूर्ण, अर्धजड़ तना परजीवी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें 4 होते हैं, हमारे मेन रूप से 4 होते हैं। कौन से? यहाँ से हम एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। एक सी लिखिए, फिर एल, फिर ओ, फिर एस। सी से कुस्कुटा लोरेंथस, एल से, ओ से ओरोबंकी और एस से स्ट्राइगा। 4 होते हैं, कुस्कुटा, लोरेंथस, ओरोबंकी, स्ट्राइगा। और देखिए सबसे जड़ नीचे होती है, तना ऊपर होता है, तना ऊपर होता है, तो ये पूर्ण तना परजीवी, पूर्ण तना, ठीक। जे सेमी स्टेम हो गया, यानी अर्ध तना, सेमी स्टेम। पूर्ण तना, तना, पूर्ण जड़, जड़, पूर्ण जड़ और सेमी अर्ध जड़ परजीवी। तो ये क्या हो गया? ओरोबंकी। ओरोबंकी कहाँ पर आ रहा है? ये आ रहा है, तो पूर्ण जड़ परजीवी हो जाएगा। इसका विकल्प पहला सही हो जाएगा। ओरोबंकी कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, CLOS, क्लोज। तो पूर्ण तना, सबसे ऊपर तना होता, नीचे जड़ होती, तो पूर्ण तना, अर्ध तना, पूर्ण जड़, अर्ध जड़। तो ये हो जाएगा पहला विकल्प सही। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान है, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान जो है वो चीन है। इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा अमेरिका में होता है, उत्पत्ति स्थान चीन है। उसके बाद आता है स्थानांतरित खेती का पर्यायवाची है, बरानी खेती, पैरा खेती, तार्त खेती, झूमी खेती। स्थानांतरित खेती में क्या होता है, हम ज़मीन को रोटेट करते हैं, लैंड रोटेशन सिस्टम इसको बोलते हैं। फसल एक ही बोते हैं, बार बार इस जगह वही, फिर यहाँ से हटा के दूसरे जगह वही, दूसरे जगह तीसरे जगह, तो इसमें लैंड रोटेट की जाती, फसल वही रहती है। तो इसको हम बोलते हैं झूमिंग कल्टीवेशन, झूमिंग खेती या शिफ्टिंग खेती। किस फसल को धान्य फसलों की रानी कहा जाता है? मक्का जो हमारी है वो धान्य फसलों की रानी है। उसके बाद क्या है, सर्वाधिक उसमें सहन करने वाली, सर्वाधिक ऊष्मा सहन करने वाली गेहूं की प्रजाति। ऊष्मा की बात हो रही है, टेम्परेचर, सर्वाधिक ऊष्मा, ऊष्मा, सर्वाधिक ऊष्मा सहन करने वाली जो फसल होगी वो हमारी इसमें K307 है, K307। उसके बाद है SRI पद्धति द्वारा धान उगाने की विधि का अन्वेषण हुआ था। SRI, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। क्या होता है SRI का पूरा नाम? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। राइस इंटेंसिफिकेशन। तो ये क्या हो गया हमारा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका विकल्प हो जाएगा हमारा मेडागास्कर में इसका विकास हुआ था। उसके बाद आते हैं कैनोला, एक प्रजाति। कैनोला बहुत ही प्रसिद्ध प्रजाति है। कैनोला बहुत ही प्रसिद्ध प्रजाति है, किसकी? कैनोला प्रजाति है हमारी सरसों की। उसके बाद आते हैं जीरो कम फर्टिलिटी की सहायता से गेहूं की बुआई का समय पहले किया जा सकता है। इसको 7 से 10 दिन तक पहले बो सकते हैं। इसमें फर्टिलाइज़र और बीज दोनों साथ साथ बोए जाते हैं। उनमें से कौन सही सुमेलित है? मक्का सुमेलित नहीं है। मक्का ट्राइनिथीमा मोनोगायना सही है। गेहूँ इकानुक्लोआ कोलोना यही गलत है। इसमें फेलर्स माइनर होता है। धान में इकानुक्लोआ क्रुसिकुलाई होता है। आलू में सैप्रस रोटंडस होता है। दूसरा विकल्प गलत है, तो यही सही हो जाएगा। ये मैचिंग सही नहीं है। उसके बाद है अरहर गेहूँ फसल चक्र के लिए अरहर की उपयुक्त प्रजाति है T7, T17, बहार, उपास 120। अरहर की अर्ली गेहूँ बोने के लिए अगर अरहर की हम बोते हैं प्रजाति तो उपास 120 बोएंगे, UPSA 120। इसको बोने के बाद हम दिसंबर में ये कट जाती है और दिसंबर में हम इस फसल को, गेहूँ की फसल बो सकते हैं।